इस दिवाली होगा कुछ खास उत्कर्ष के साथ। उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में खुशियां और तैयारी दोनों होंगी 3 गुना। उत्कर्ष क्लासेस के यूपीपीसीएस, आरओ एमसीक्यूज बैच और अर्जुन बैच के सभी कोर्सेज पर मिल रहा है 90% तक की भारी छूट और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। साथ ही लाइव फ्रॉम सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है रिकॉर्डेड क्लास फ्री। लेकिन यह ऑफर केवल 3 नवंबर तक ही सीमित है, तो अब देर किस बात की, एनरोल लो। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका एक बार फिर से यूपीपीसीएस उत्कर्ष में और मेरा नाम है वैभव शिवहरे। दिवाली की आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारा आशीर्वाद एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली फॉर ऑल ऑफ यू। I hope you all are enjoying this festival, the festival of light, with full of enthusiasm and with the positive energy. So, आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ क्योंकि मुझे डिस्कस करना है ये टॉपिक भारत के प्रमुख उद्योग, ठीक, इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रमुख उद्योगों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इंडिया के जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, प्रमुख उद्योग हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि ये ज्योग्राफी की एक सीरीज चल रही है, ज्योग्राफी बाय मी वैभव शिवहरे। एंड आप प्लेलिस्ट में जाइए, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ज्योग्राफी बाय वैभव सर का एक फोल्डर बना हुआ, उसमें मैंने जितने भी सेगमेंट कवर कराए वो सारे सेगमेंट उसमें मेंशन है, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, राइट। चलिए, तो शुरुआत करते हैं भारत के प्रमुख उद्योगों पर कि भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आती है जब हम इंडस्ट्रीज पर चर्चा करते हैं। जब भी हम इंडस्ट्रीज पर चर्चा करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट सामने बात आती है और वो होता है उद्योगों का स्थानीयकरण। स्थानीयकरण यानी लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों का स्थानीयकरण। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो किसी उद्योग के एस्टैब्लिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आवश्यक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और वो होता है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, ठीक। रॉ मटेरियल, कच्चा माल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कच्चा माल जहां पर होगा वहीं पर हम उस इंडस्ट्री को स्थापित करेंगे। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर आप कहीं लोहा मिल रहा है हमको और कोयला मिल रहा है, तो लोहा और कोयला मिल रहा है तो वहां पर हम इस्पात उद्योग, स्टील इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। कच्चे माल के अलावा ऊर्जा, एनर्जी चाहिए हमको, है ना, ऊर्जा। फिर सस्ता एवं कुशल श्रम चाहिए, ठीक। फिर उसके अलावा पूंजी भी चाहिए। फिर उसके अलावा बाजार की उपलब्धता भी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लस मार्केट के अलावा परिवहन एवं संचार के साधन भी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? परिवहन एवं संचार के साधन चाहिए। कच्चा माल, रॉ मटेरियल विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, उसी से इंडस्ट्री रन हो पाएगी। सस्ता एवं कुशल श्रम, पूंजी की आवश्यकता होगी, है ना। प्लस उसके अलावा जल की आपूर्ति, इसके अलावा स्थानीयकरण के लिए जो अगली इंपॉर्टेंट है वो वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, बैंक वगैरह होने चाहिए, ताकि जो डेली का जो लेन देन हो रहा है या जो ट्रांजैक्शंस है वो उसके लिए आसानी से सुविधा उपलब्ध रहे। तो जल की आपूर्ति, वित्तीय संसाधन, बाजार की उपलब्धता, पूंजी चाहिए, सस्ता एवं कुशल श्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा और कच्चा माल। ये अगर हमें संसाधन उपलब्ध है तो हम किसी स्थान पर इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए उदाहरण में हमें कहीं पर स्टील प्लांट लगाना है, स्टील प्लांट, ठीक। अब स्टील प्लांट लगाने के लिए हमारे पास क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए आयरन ओर चाहिए, लौह अयस्क चाहिए, ठीक। उसके बाद हमें कोल यानी कोयला चाहिए, डोलोमाइट चाहिए। रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, है ना? लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर भी चाहिए, मैग्नीज भी चाहिए। तो मैग्नीज चाहिए, आयरन चाहिए, कोयला चाहिए, डोलोमाइट चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए। ये सारी चीजें कहीं पर अगर अवेलेबल हैं रॉ मटेरियल के लिए, ये सब क्या है? ये सब है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। अगर ये रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो आप ठीक प्रकार से किसी भी स्टील इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा स्टील इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले तो वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो या तो फिर आसपास कोई रिवर हो, या फिर कोई डैम हो, या कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, है ना? रिवर हो, डैम हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो, या फिर इसके अलावा रिवर, डैम, चूंकि चाहिए तो हमें जल की आपूर्ति इन्हीं स्रोतों से ही होगी, है ना? या फिर कोई बड़ा वहां पर वाटरफॉल वगैरह इस तरह से कुछ हो, तब जाकर वो आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी, है ना? प्लस मैंने एक कहा कि परिवहन का साधन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? परिवहन का साधन इंपॉर्टेंट है ताकि कच्चे माल को आप एक स्थान से दूसरे स्थान और तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप पहुंचा सकें। तो किसी भी इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट के लिए क्या क्या जरूरत होती है, मतलब इसी को हम बोलते हैं उद्योगों के स्थानीकरण के लिए उत्तरदायी कारक। यानी किसी भी इंडस्ट्री के लिए किसी भी इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। सारे फैक्टर्स होंगे तो एक अच्छी इंडस्ट्री वहाँ पर एस्टैब्लिश हो पाएगी, ठीक है ना? आइए फर्दर आगे बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम उद्योगों का प्रकार देखें, ठीक है, उद्योगों का प्रकार देखें तो उद्योगों के प्रकार में एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया हमने। जैसे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का प्रकार, है ना? ऑनरशिप, तो निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं, सहकारी क्षेत्र के भी उद्योग होते हैं। तो निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योग होते हैं, है ना? सहकारी क्षेत्र, जैसे भारत में आप देखोगे तो सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहाँ देखने को मिल रहे हैं? तो सहकारी क्षेत्र के उद्योग जैसे शुगर इंडस्ट्रीज हैं, ये कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री है, ठीक है, बहुत सारे। अमूल का जो प्लांट लगा हुआ है, अमूल जो कंपनी है वो सहकारी क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। उसके अलावा इफ्को जो उर्वरक बनाता है, फर्टिलाइजर बनाता है, सुना होगा आपने नाम इसका। तो ये सब कैसे हैं? ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर की कंपनी यानी सहकारी क्षेत्र की सारी कंपनियां हैं, ठीक। इधर पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू जिसको बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए बीएचईएल है, गेल है, सेल है, बीईएल है, एनएचपीसी है, एनटीपीसी है, ये सारी कंपनीज हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है ना, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा है। निजी क्षेत्र के उद्योगों में जैसे रिस्पेक्टेड टाटा कंपनीज और उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, है ना, अडानी और ढेर सारे हैं, है ना? अडानी है, बिरला है, टाटा है, रिलायंस है, गोदरेज है ना? ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं। इसमें भारत की भी हो सकती हैं और बाहर की भी हो सकती हैं। फिर कुछ होते हैं बड़े आकार के उद्योग, है ना? बड़े आकार के उद्योग, मध्यम आकार के उद्योग और छोटे उद्योग। छोटे उद्योग में क्या क्या आता है? इसी में आ जाती हैं माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, है ना? ये है मीडियम इंडस्ट्रीज, मीडियम। तो इन दोनों को अगर हम मिला लें, शामिल कर लें, तो इसको बोलते हैं हम एमएसएमई। ये है हमारा एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई, राइट? तो बड़े उद्योगों में स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह सब शामिल हैं। मध्यम उद्योग में भी कई अन्य प्रकार के उद्योग शामिल हैं, ठीक है। कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं के आधार पर स्टील है, एल्यूमिनियम है और चीनी है ना? आपको पता होना चाहिए कि जैसे स्टील के लिए मैंने आपको क्या रॉ मटेरियल चाहिए बता दिया आपको, एल्यूमिनियम के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए। तो भाई एल्यूमिनियम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है
वो रॉ मटेरियल चाहिए हमें, बॉक्साइट चाहिए। बॉक्साइट अगर होगा तो हम एल्यूमिनियम बना पाएंगे। और आपको पता है एल्यूमिनियम बनाने वाली भारत में कंपनियां भी हैं, कौन कौन सी, जैसे मान लीजिए हिंडाल्को, नाल्को, बाल्को, है ना, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम, है ना, भारत एल्यूमिनियम, माल्को, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, है ना। तो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी है, हिंडाल्को है, नाल्को है, बाल्को है, ये सब क्या एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी है। अब स्टील बनाने वाली कंपनी में जैसे आपको पता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टेस्को, है ना। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे, राउरकेला में है, भिलाई में है, जैसे VISL भद्रावती, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, है ना, विस्को कहते हैं उसको। ऐसे ही करके शुगर की ढेर सारी इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में भी हैं, शुगर की ढेर सारी इंडस्ट्रीज आपके पंजाब में भी हैं, और पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी है। चीनी उद्योग, ठीक, गन्ना आपको पता है, इसके लिए प्रमुख जो रॉ मटेरियल चाहिए वो गन्ना चाहिए हमें। नाउ धातु से जुड़े हुए बहुत सारे उद्योग हैं, रेशों से जुड़े हुए जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, ऊनी वस्त्र उद्योग हो गया, रेशम वस्त्र उद्योग हो गया, पटसन या जूट वस्त्र उद्योग हो गया, है ना, कृषि से जुड़े हुए मैंने आता। तो आप देखोगे कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं के आधार पर, कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं के आधार पर मतलब कच्चे माल से हमने वस्तु क्या बनाई, तो कच्चे माल से हमने एल्यूमिनियम बनाया कि नहीं बनाया। अब कच्चे माल से हमने एल्यूमिनियम बनाया, अब एल्यूमिनियम से जुड़े हुए बहुत सारे उद्योग हैं। कच्चे माल से हमने स्टील बनाया, कि नहीं बनाया। माय डियर स्टूडेंट्स, कच्चे माल का प्रयोग करके हमने स्टील, लॉ एस का प्रयोग करके हमने स्टील बना लिया, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब स्टील अपने आप में एक आधारभूत उद्योग है, बिकॉज स्टील इटसेल्फ, यानी कच्चे माल के स्रोत के आधार पर और कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं के आधार पर, कच्चे माल से निर्मित वस्तु, कच्चे माल से हमने क्या बनाया, स्टील बनाया। अब स्टील का ऑटोमोबाइल उद्योग में यूज हो रहा है ना, भवन निर्माण में यूज हो रहा है, और क्या बोलते हैं, भवन निर्माण में हो गया, ऑटोमोबाइल में हो गया, बर्तन वगैरह बनाने में, सबका में किसका यूज हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीनों को बनाने में स्टील का यूज हो रहा है। तो स्टील को पहले बनाया लौह अयस्क, यानी कच्चे माल से हमने एक वस्तु तैयार करी, कच्चे माल यानी लोहा से हमने स्टील तैयार किया। अब स्टील बहुत सारे उद्योगों के लिए एक प्रोमिनेंट कच्चा माल है, समझ रहे ना। ऐसे ही बॉक्साइट से हमने, बॉक्साइट है हमारे पास कच्चा माल है, उस बॉक्साइट से हमने एक वस्तु तैयार करी, उसका नाम है एल्यूमिनियम, राइट। और उस एल्यूमिनियम से हमने बहुत सारी वस्तुएं बनाना शुरू कर दी, बर्तन बनाना शुरू कर दिया, जहाज वगैरह में अलग अलग जगह एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है ना। बिजली के जो उपकरण है उसमें भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही चीनी, तो चीनी हमने बना लिया किससे, गन्ना हमारा कच्चा माल है, गन्ना, उस गन्ने से हमने चीनी बना लिया, ठीक। अब चीनी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है, अलग अलग जगह यूज हो रही है। चीनी क्या है, कच्चा माल है जो चीनी बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में उसका इस्तेमाल हो रहा है चीनी का, है ना। ज्यादातर इंडस्ट्री जो चीनी से जुड़ी हुई है वो किससे हैं, वो सब फूड, खाने से जुड़े हुए उद्योग हैं। क्लियर बात क्या, बोलिए। ऐसे ही अब ये कच्चे माल के स्रोत के आधार पर धातु, रेशा, कृषि, इनसे जुड़े हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उस श्रेणी में आ जाएगा। तो ये हैं उद्योगों के अलग अलग प्रकार, और ये हैं उद्योगों के प्रकार के अलावा ये हैं उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए जिम्मेदार कारक, ठीक है। अगर इसको ऐसे भी देखना है तो हम भौगोलिक और गैर भौगोलिक कारक में, भौगोलिक कारक कच्चा माल, ऊर्जा, श्रम यानी लेबर, सस्ता और कुशल श्रम चाहिए, परिवहन संचार चाहिए, बाजार चाहिए, जल की आपूर्ति होनी चाहिए, प्लस गैर भौगोलिक कारक में पूंजी चाहिए, बैंकिंग सुविधा चाहिए, बीमे की सुविधा चाहिए, गुणवत्तापूर्ण औद्योगिक नीतियां चाहिए, और एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। ये गैर भौगोलिक कारक हैं। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में लौह इस्पात उद्योग की। तो लौह इस्पात उद्योग यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो लौह इस्पात उद्योगों में आपको कोकिंग कोयला चाहिए कच्चे माल के रूप में, मैग्नीज चाहिए, डोलोमाइट चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, लौह अयस्क चाहिए। ये प्रोमिनेंट रॉ मटेरियल है। हमने भारत में सबसे पहली बार 1874 में हमने भारत में पहली बार कुल्टी, पश्चिम बंगाल में है, बंगाल आयरन वर्क्स नाम की कंपनी को एस्टैब्लिश किया था। बंगाल आयरन वर्क्स नाम की कंपनी को एस्टैब्लिश किया था। 1907 में हमने टाटा ने जमशेदपुर में, जमशेदजी टाटा ने, टाटा नगर इसका नाम था, उसका नाम टाटा नगर भी है, ठीक है। जमशेदपुर में हमने टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट किया 1907 में।
क्लियर। और 1874 में कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स नाम की कंपनी है। ठीक, तो दो स्टील कंपनी बड़ी पुरानी है भारत में। अब मुद्दे की बात यह है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग हैं कहां कहां पर, भारत में ये आयरन एंड स्टील कंपनीज कहां कहां पर हैं। आइए जरा तो एक बार इसको फिर से बताता हूं कि आयरन एंड स्टील कंपनीज कहां कहां पर हैं। मैप के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से शायद समझ में आएगा आपको कि भारत की जो आयरन एंड स्टील कंपनी है कहां कहां लोकेटेड है आयरन एंड स्टील कंपनी। आइए तो सबसे पहले आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो राज्य है पश्चिम बंगाल है ना, ये राज्य है यहां पर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे तो जो कंपनीज आपको मिल रही है देखने के लिए वेस्ट बंगाल में, वो है कहां कहां पर है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, दुर्गापुर बर्नपुर ये सब कंपनी जगह है। दुर्गापुर, दुर्गापुर में है, बर्नपुर में है, कुल्टी में है, दुर्गापुर बर्नपुर कुल्टी, ठीक है, दुर्गापुर बर्नपुर कुल्टी आसनसोल, ये पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर बर्नपुर कुल्टी आसनसोल ये कहां है, सब पश्चिम बंगाल में। नाउ झारखंड की हम बात कर लेते हैं हम जरा कि कहां कहां पर लौह इस्पात के केंद्र हैं। तो झारखंड में आपको मिलेगा ये जो प्लांट है आपका बोकारो और जमशेदपुर, ठीक है, बोकारो और जमशेदपुर ये दोनों कहां पर हैं, झारखंड में। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, आइए उड़ीसा। तो उड़ीसा में आप देखोगे तो राउरकेला नाम की एक जगह है, आपने सुनी होगी, राउरकेला में आपका स्टील प्लांट लगा हुआ है। उड़ीसा के राउरकेला में स्टील प्लांट लगा हुआ है। इसके बाद दूसरा जो प्लांट लगा हुआ है गोपालपुर में, उड़ीसा के ही गोपालपुर में। अब आप देखोगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा ये तीनों ऐसे राज्य हैं जहां पर कोयला मिल ही रहा है और कोयले के साथ साथ लौह भी मिल रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ चले जाइए तो छत्तीसगढ़ में आपको दो जगह प्लांट मिलेंगे। फेमस प्लांट है भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, ठीक। आंध्र प्रदेश में आएंगे तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में आपको एक प्लांट मिलेगा, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में। कर्नाटक में विजयनगर और भद्रावती, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश में तो मिल जाएगा आपको प्लांट विशाखापत्तनम में, ठीक है। कर्नाटक में आपको एक प्लांट मिलेगा विजयपुर और दूसरा मिलेगा आपको भद्रावती, भद्रावती। ये जो भद्रावती स्टील प्लांट है ना, ये यही जो विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट नहीं है, सुना होगा आपने विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट। तो विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट स्टील कंपनी लिमिटेड वो यही वाला है, भद्रावती वाला है ना। और फिर उसके बाद आप देखोगे तो यहां पर तमिलनाडु में सेलम में है, यही जो है स्टेनलेस स्टील का स्टेनलेस स्टील का प्लांट है। और जानते हैं तमिलनाडु का यही इलाका है जहां पर आपको, तमिलनाडु का यही इलाका है जहां पर आपको मैग्नेटाइट लोहा मिलता है, जहां पर आपको मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। बाकी जगह तो, इन सब जगह तो आपको यहां जो लोहा मिल रहा है वो सब हेमेटाइट है, हेमेटाइट है। आपको मैंने खनिज वाले चैप्टर में पढ़ाया भी था, यही एकमात्र क्षेत्र है भारत में जहां पर आपको मैग्नेटाइट लोहा मिल रहा है। बाकी सब जगह तो आपको हेमेटाइट ही मिल रहा है। तो मैग्नेटाइट यहां पर आपको मिल रहा है। और इस बात को बहुत ध्यान समझ लीजिए, सुन लीजिए, ये जो मैग्नेटाइट लोहा आपको यहां मिल रहा है ये सबसे उत्तम कोटि का, सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा है। आपको पता है ना कि सबसे टॉप क्लास का जो लोहा है वो मैग्नेटाइट है, फिर हेमेटाइट है, लिमोनाइट और सिडेराइट। लिमोनाइट सिडेराइट सेकंड और थर्ड और फोर्थ ग्रेड का लोहा है। भारत में जो अधिकांशता जो लोहा मिलता है वो हेमेटाइट लोहा है, लेकिन तमिलनाडु के इस रीजन में जो आपको लोहा मिल रहा है वो याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो सेलम है ना, ये यहाँ पर सेलम, ठीक। आइए अब जरा गौर करें थोड़ा सा इस पर, इसकी पिक्चर पर, और थोड़ा सा अच्छे तरीके से जो हमें देखने को मिलेगा कि ये अलग अलग जगह देखिए, ये है बोकारो झारखंड वाला, ये दुर्गापुर है,
ये बर्नपुर और जमशेदपुर, ये बर्नपुर, जमशेदपुर, दुर्गापुर, दुर्गापुर, जमशेदपुर, बर्नपुर और आसनसोल, कुल्टी भी, कुल्टी नहीं लिखा, देखो यहाँ पे कुल्टी लिखा हुआ है, दुर्गापुर, बर्नपुर, कुल्टी, आसनसोल, ये चारों जो है पश्चिम बंगाल के। अब झारखंड में आएंगे तो झारखंड में 2 हैं, फिर ये गोपालपुर, ये सेलम और ये सारे प्लांट। महाराष्ट्र में कोई स्टील प्लांट सिचुएटेड नहीं है, जबकि ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में लोहा और महाराष्ट्र में आयरन नहीं मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र में कोई स्टील प्लांट स्टैब्लिश नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके देखते हैं जरा। जैसे कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर इस्पात संयंत्र, कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर इस्पात संयंत्र। अब दोस्तों जो कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर इस्पात संयंत्र है, कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर इस्पात संयंत्र, इस संयंत्र की जरा खासियत देख लेते हैं। अब आप देखोगे तो ये कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर इस्पात संयंत्र को कौन सा रॉ मटेरियल कहां से मिल रहा है, ये मैप बना हुआ है यहां पर, ठीक। कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर को कहां कहां से क्या रॉ मटेरियल मिल रहा है उसका ये मैप बना हुआ है। अब इसको जरा फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। जैसे आप देखेंगे तो कुल्टी, हीरापुर, आसनसोल, बर्नपुर, ये 4 प्लांट हैं, ठीक है। इन चारों प्लांट को कुल्टी, हीरापुर, आसनसोल और बर्नपुर, इन चारों प्लांट्स को बराकर, ये दामोदर की सहायक नदी है, यहां पर ये दामोदर की सहायक नदी है बराकर, है ना, यहां से जल की आपूर्ति मिल रही है। और बराकर और दामोदर नदी के बीच में यहीं पर है पश्चिम बंगाल में झारिया कोयला क्षेत्र, ये झारिया, ये देखिए झारखंड में यहां से मिल रहा है कोयला, ठीक है। ये वीर मित्रपुर कहां पर है, तो उड़ीसा में। अब वीर मित्रपुर से क्या मिल रहा है, तो उड़ीसा का जो वीर मित्रपुर है यहां से मिल रहा है चूना पत्थर, लाइमस्टोन, यहां से मिल रहा है चूना पत्थर। यहां से आपको चूना पत्थर मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो गोवा है, ये वही पश्चिमी सिंहभूमि, इस पश्चिमी सिंहभूमि वाले इलाके से आपको क्या मिल रहा है, लोहा, आयरन। झारखंड का है ना ये वेस्टर्न सिंहभूमि, यहां से क्या मिल रहा है, तो लोहा मिल गया, उड़ीसा के वीर मित्रपुर से चूना पत्थर मिल गया, और ऊपर अदर देख लिया बराकर और दामोदर नदियां, बराकर और दामोदर नदियों से आपको मिल गया कोयला, हाँ या ना, ये बात याद रखिएगा। कुल्टी, हीरापुर, आसनसोल, बर्नपुर, ये 4 प्लांट यहां पर संकेंद्रित हैं। और उसके बाद ये देखो दामोदर नदी यहां आगे बहती हुई आ रही है, और ये देख रहे हैं अब ये रेलवे ट्रैक, अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें तो ये आपको एक रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है यहां पर, ये रेलवे ट्रैक है। और ये जो दोस्तों रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक, ये रेलवे ट्रैक, ठीक। और इस रेलवे ट्रैक के माध्यम से ही, इस रेलवे ट्रैक के माध्यम से ही ये कच्चे माल की आपूर्ति यहां से हो रही है, इस रेलवे ट्रैक से, है ना। ये पूरा अब ये रेलवे ट्रैक एक तरफ देख रहे हो उड़ीसा वाला, यानी वहां बॉम्बे की तरफ से जा रहा है, और इधर कोलकाता के पास यहां पर पोर्ट है, बंदरगाह है ना, यहां पर बोर्ड कोलकाता बंदरगाह, यहां से ये बाहर दूसरे देशों में भी हम सप्लाई कर सकते हैं। समझ गया पा रहे हैं क्या बात, तो यहां से हम दूसरे देशों को भी सप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो रूट आपको दिखाई दे रहा है, ये रूट जो है कनेक्टेड है सीधे, पूरा मुंबई जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है भारत का, वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के साथ कनेक्टेड है। तो इस कॉरिडोर पर ये जो स्टील प्लांट लगा हुआ है, यहां पर हमें कच्चा माल भी मिल गया झारिया से, वीर मित्रपुर से चूना पत्थर भी मिल गया, रेलवे ट्रैक भी है, पानी मिल गया, ऊर्जा की सप्लाई हो गई, पानी मिल गया कहां से, बराकर और दामोदर नदियों से, और झारिया क्षेत्र से कोयला मिल गया। तो लगभग सारी जो आवश्यक वस्तुएं उनकी आपूर्ति यहां से सुनिश्चित हो गई। बताइए यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो बोलें, फटाफट से बताएं। इज इट क्लियर नाउ? ऐसे ही अलग अलग स्टील प्लांट्स हैं, जैसे अब आप ये वाला स्टील प्लांट देख लीजिए, ये टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, टाटा का प्लांट देख लीजिए। तो टाटा के प्लांट की लोकेशन देख लीजिए आप जरा, अब देखिएगा, गौर कीजिएगा। टाटा में, जैसे मैं इसको फिर से रिमूव करके फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, टाटा में आप देखिए तो जमशेदपुर ये है, ठीक है, ये है जमशेदपुर।
यहां पर ये स्टील प्लांट लगा हुआ है इस जगह पर, ठीक, ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। जमशेदपुर में यहां पर स्टील प्लांट लगा हुआ है। अब आप देखो कि क्या क्या इसको सप्लाई हो रहा है। ये स्वर्ण रेखा नदी है, ये इधर पर आप देख रहे हैं, ये स्वर्ण रेखा नदी, ठीक, दामोदर नदी, ये है आपका झारिया कोयला क्षेत्र, ये झारिया हो गया आपका कोयला क्षेत्र, ठीक, झारिया कोयला क्षेत्र, झारिया कोयला क्षेत्र, झारिया कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति हो रही है। मूरी एक जगह का नाम है जो वहीं जमशेदपुर में एक जगह है मूरी। अच्छा, अब यहां पर मुंबई को जाती हुई रेलवे लाइन और कोलकाता को जाती हुई रेलवे लाइन, मुंबई और कोलकाता को जाती हुई ये रेलवे लाइन है, मुंबई और कोलकाता, ये देखिए ये रेलवे लाइन, ये रेलवे का रूट, मुंबई कोलकाता रेलवे रूट। अब आप देखो कि यहां से जमशेदपुर से जो रॉ मटेरियल हमको मिलेगा वो इस मुंबई कोलकाता का जो रेलवे रूट है, इस रेलवे रूट के माध्यम से उसको हम पूरे भारत में जहां जहां पर भी स्टील की आवश्यकता होगी उस स्टील की हम सप्लाई इस मुंबई कोलकाता रेलवे रूट से आसानी से कर सकते हैं, इस मुंबई कोलकाता रेलवे रूट से। ये तो ये वाला इस तरफ रेलवे रूट ये जा रहा है मुंबई की तरफ, और ये रेलवे रूट है इधर कोलकाता की तरफ। मुंबई कोलकाता रेलवे रूट में आप देखोगे तो इसमें यहां पर आपको ये है गुरु महिसानी, ठीक है जी। गुरु महिसानी कहां है? उड़ीसा में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उड़ीसा में भी कहां पर है बताइए? उड़ीसा में भी कहां पर है? मयूरभंज, याद करो, याद आ रहा है? मयूरभंज, वहीं पर है गुरु महिसानी। वहां से मिल रहा है हमको लोहा, सर यहां से हमको लोहा मिल गया। सुलेपथ भी उड़ीसा में ही है, बोनाई, सुलेपथ याद करिए, बोनाई सुलेपथ याद आ रहा होगा, उड़ीसा, ठीक है। यहां से भी हमको क्या मिल रहा है? लोहा ही मिल रहा है। ये स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है। और इधर आप देखोगे तो इस वीरमित्रपुर से, जो उड़ीसा में वीरमित्रपुर है, यहां से हमको मिल रहा है, यहां से मिल रहा है लाइमस्टोन। तो वीरमित्रपुर उड़ीसा से लाइमस्टोन मिल गया, झारिया क्षेत्र से कोयला मिल गया, बीच में स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी है ही है, ठीक है। रेलवे रूट भी है यहां पर डेवलप हुआ, रेलवे रूट, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। कहते हैं कि जमशेद जी टाटा ने ऐसी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जो पूरे भारत में सबसे आदर्श स्थान बन रहा था लौह इस्पात संयंत्र लगाने का, स्टील प्लांट लगाने का, और इसीलिए सबसे बड़ा स्टील प्लांट यहीं पर लगा हुआ है, जमशेद जी टाटा के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। ऐसे ही ढेर सारे स्टील प्लांट हैं। आप देखो ये राउरकेला का स्टील प्लांट है, ठीक, राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक। अब इस राउरकेला स्टील प्लांट में भी आप देखोगे तो ये रेलवे रूट, रेलवे लाइन द्वारा झारिया से कोयला मिल रहा है, रेलवे लाइन द्वारा झारिया से, इधर देखें ये रेलवे रूट है, ये आपका रेलवे रूट है, और इस रेलवे रूट के माध्यम से ये रेलवे रूट, ठीक। और इस रेलवे रूट के माध्यम से ये रेलवे रूट है, इस रेलवे रूट के माध्यम से मुंबई रेलवे झारिया से कोयला प्राप्त हो रहा है, ठीक। अब उस रूट में झारिया क्षेत्र से कोयला मिल रहा है। और इधर आप देखोगे तो ये क्योंझर, क्योंझर कहाँ है? उड़ीसा में। क्योंझर से आयरन मिल गया। किरीबुरू, किरीबुरू से मैग्नीज भी मिल गया और किरीबुरू से आयरन भी मिल गया। किरीबुरू कहाँ है? उड़ीसा में ही है। तो किरीबुरू से मैग्नीज भी मिल गया, किरीबुरू से आयरन भी मिल गया, ठीक है। और ये आपको पता है ये ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी वैतरणी, आपको दो नदियों के नाम पता होंगे यहाँ पर। ये देखिए ये महानदी है, ये यहाँ पर हीराकुंड डैम बना हुआ है, ये हीराकुंड डैम बना हुआ है, 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है हीराकुंड डैम से। जहां पर हमारा ये राउरकेला वाला प्लांट लगा हुआ है इसकी डिस्टेंस 16 किलोमीटर है, ठीक है। ये सुंदरगढ़ इलाका अगेन उड़ीसा का, यहां से सुंदरगढ़ से भी क्या मिल रहा है सर? तो सुंदरगढ़ से भी हमको मिल रहा है लोहा, यहां से भी लोहा मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, ठीक है। इधर आप देखोगे तो किरीबुरू से मैग्नीशियम आयरन दोनों मिल रहा है, क्योंझर से भी आयरन मिल रहा है, राउरकेला का स्टील प्लांट रख दिया। और याद रखिएगा यहीं पर है कोयल नदी है, इसी की सहायक नदी है कोयल नदी, और कोयल नदी से वाटर की सप्लाई भी हो गई। मेडीरा डैम, वहां पर डैम बना हुआ है, मंदिराबाद या मेडीरा डैम उसको कहते हैं। तो आप समझ गए ना। इसी तरीके से अब ढेर सारे स्टील प्लांट लगे हुए हैं भारत में, ठीक। भिलाई इस्पात संयंत्र है, कोरबा से कोयला मिल रहा है। बालाघाट, एमपी का बालाघाट है, वहां से मैग्नीशियम की सप्लाई, मैग्नीज की सप्लाई हो रही है,
ये दुर्ग वाला इलाका है, दुर्ग। इस दुर्ग वाले क्षेत्र से क्या हो रहा है, दुर्ग आपको पता है दुर्ग में है डल्ली राजहिरा। डल्ली राजहिरा क्या है, लौ इस्पात, डल्ली राजहिरा लौ अयस्क की खान है ना, छत्तीसगढ़ में। डल्ली राजहिरा से मिल रहा है, ये देखो ये डल्ली राजहिरा, और इस डल्ली राजहिरा से मिल रहा है हमको आयरन। ठीक, महानदी से वाटर की सप्लाई हो रही है। ऐसे ही आप देखेंगे तो ये भद्रावती इस्पात संयंत्र है, भद्रावती इस्पात संयंत्र जो कर्नाटक में है। अब भद्रावती इस्पात संयंत्र में ऊपर है ये शरावती नदी पर बना हुआ जोग वाटरफॉल, वाटर की सप्लाई हो रही है। तुंगभद्रा नदी है, ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। तुंग और भद्रा दो अलग अलग शाखाएं हैं जो कृष्णा में जाकर मिलती है, कृष्णा के दाएं तट से। भद्रावती स्टील प्लांट ये यहां पर लगा हुआ है, भद्रावती स्टील प्लांट। ठीक है, भद्रा जलाशय है, यहां से चिकमंगलूर, याद रखिएगा चिकमंगलूर। अब चिकमंगलूर कहां पर है तो पता होना चाहिए आपको, चिकमंगलूर आपको बाबा बूदन की जो पहाड़ी वाला इलाका है, बेल्लारी है, हॉस्पेट है, उसके बाद नीचे चिकमंगलूर है, तुमकुर है, वो सब वहीं पर है। तो ये चिकमंगलूर जो बाबा बूदन की पहाड़ी वाला हिस्सा है, वहां से मिल गया आपको क्या मिल गया, लोहा भी मिल रहा है वहां से, और लोहे के साथ साथ आपको कोयले के भंडार भी है वहां पर। ठीक, ये देखो ये कुद्रेमुख और बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख और बाबा बूदन की पहाड़ी, इन क्षेत्र से लौ अयस्क मिल रहा है, प्राइमरली हमको लौ अयस्क मिल रहा है। ठीक है ना। और कृष्णा नदी का जो बेसिन है, कृष्णा नदी का बेसिन है, कृष्णा नदी घाटी है, गोदावरी नदी घाटी, वहां से कोयला भी मिल रहा है। राइट, चलिए ऐसे ही इसी प्रकार से बोकारो झारखंड वाला स्टील प्लांट है, गुरु महिसानी उड़ीसा में है, वहां से हमको मिल रहा है आयरन। सुलेपथ भी उड़ीसा में, वहां से मिल रहा है आयरन। वहीं पर बादाम पहाड़ी, याद है बादाम पहाड़ी एक खान का नाम है। देखो गुरु महिसानी, सुलेपथ और बादाम पहाड़ी, गुरु महिसानी, सुलेपथ, बादाम पहाड़ी, ये वो जो मयूरभंज वाला इलाका है ना, मयूरभंज, वहीं पर है ये गुरु महिसानी, सुलेपथ और बादाम पहाड़ी। ठीक, वीरमित्रपुर से मिल रहा है चूना पत्थर। बोकारो याद रखिएगा, झारिया क्षेत्र से मिल रहा है हमको कोयला, दामोदर नदी है, स्टील प्लांट लगा हुआ है, बोकारो इस्पात संयंत्र। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में भी गुरु महिसानी से प्राप्त हो रहा है हमें आयरन, किरीबुरू से आयरन और मैग्नीज दोनों मिल रहा है, वीरमित्रपुर से लोहा मिल रहा है। ये नोवा मुंडी, तो नोवा मुंडी कहां पर है, नोवा मुंडी अगेन इट इज इन द झारखंड। ठीक, फिर उधर दामोदर नदी और झारिया कोयला क्षेत्र और रानीगंज कोयला क्षेत्र, क्योंकि दुर्गापुर है ना, दुर्गापुर इज इन वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर कहां है, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल का जो कोयला क्षेत्र है वो है रानीगंज कोयला क्षेत्र। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र, झारिया कोयला क्षेत्र, वहां से कोयला मिल गया, गुरु महिसानी, किरीबुरू से आपको आयरन मिल गया, और वीरमित्रपुर से चूना पत्थर मिल गया, और दामोदर नदी तो बही रही है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी है ही है, ये रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है, ये रेलवे ट्रैक। तो जो जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल चाहिए वो सारे रॉ मटेरियल वहां पर उपलब्ध हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इस समय उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी यह है कि दिवाली का ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है, और दिवाली के ट्रिपल धमाका ऑफर में आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, सिविल सर्विसेज के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% का डिस्काउंट के साथ एडिशनल 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ सभी रिकॉर्डेड कोर्सेज लाइव फ्रॉम क्लासरूम एंड लाइव फ्रॉम स्टूडियो, सभी रिकॉर्डेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। लेकिन ये ऑफर केवल और केवल 3 नवंबर तक ही अवेलेबल है, याद रखिएगा ये ऑफर केवल और केवल 3 नवंबर तक ही अवेलेबल है। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि अगर आपको अपनी तैयारी को सही दिशा देनी है, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करनी है, तो निश्चित रूप से आपको इस ऑफर का लाभ उठाना चाहिए। ठीक, साथ ही साथ आपको पता है कि एक RO MCQ बैच भी चल रहा है। ठीक, और उस RO MCQ बैच में, इस ऑफर में अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं, RO MCQ 2.0, उसमें फीस है 1500 रुपए अगर आप इस दौरान उसमें एडमिशन लेते हैं। वो UPPCS और RO MCQ बैच है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लौ इस्पात संयंत्र कहां कहां पर है तो याद रखिएगा। अब देखिए जैसे लौ, हम बात करें जैसे लौ इस्पात संयंत्र है तो 1947 के बाद कहां कहां पर लौ इस्पात संयंत्र लगाए गए, तो आप देखोगे जैसे ये उड़ीसा, ये जो है भिलाई वाला जो छत्तीसगढ़ वाला है, ये USSR के सहयोग से लगाया गया, USSR के सहयोग से। ये याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है। दुर्गापुर वाला जो स्टील प्लांट है वो ब्रिटेन, दुर्गापुर कहां, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर वाला स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। राउरकेला वाला जो स्टील प्लांट है वो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। ठीक है, फिर बोकारो झारखंड में लौ इस्पात कारखाने की स्थापना का निर्णय लिया गया। उत्पादन 1974 में शुरू हुआ, यह रशिया के सहयोग से लगाया गया, यानी बोकारो वाला किसके सहयोग से लगाया गया, रशिया उस टाइम का USSR के सहयोग से लगाया गया।
ठीक है। फिर 1973 में सभी इस्पात उद्योगों को नियंत्रित करने के लिए स्टील सेल नाम की कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बर्नपुर में जो प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, दुर्गापुर में, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, भद्रावती, सेलम तमिलनाडु वाला, ये सब जो है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो सभी इस्पात और से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज हैं उनको सब रेगुलेट करती है। ठीक है। लोकेशन, कोयला क्षेत्र की बात करें तो बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, तीनों खानों दामोदर नदी क्षेत्र से कोयला प्राप्त करता है। ये बात ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लौह अयस्क के जहां जहां लौह अयस्क के क्षेत्र में कौन कौन से संयंत्र हैं, छत्तीसगढ़ में दुर्ग वाला, डल्ली राजहिरा, राउरकेला उड़ीसा, याद रखिएगा, गुरु महिसानी, सुलाईपथ, बोनाई, गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ी, भद्रावती कर्नाटक, वहां पर भी हमको बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख से लौह अयस्क मिल रहा है। सेलम तमिलनाडु, याद करिए, तो सेलम तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वहां से भी हमको हेमेटाइट नहीं मैग्नेटाइट लोहा यहां से मिल रहा है। विजयनगर कर्नाटक, बाबा बुदन की पहाड़ी, चिकमंगलुरु, तुमकुर जो पेटी है वहां से लौह अयस्क मिल रहा है। इसके अलावा आप देखोगे कोयला एवं लौह अयस्क में अवस्थित आदर्श जो सबसे बढ़िया जो है स्थिति है वो है टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड की, और जिसको भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। पिट्सबर्ग कहां है दोस्तों? पिट्सबर्ग है यूएस में। ठीक। तो ये ढेर सारे स्टील प्लांट लगे हुए हैं, याद रखिएगा। भारत के ये सारे लौह इस्पात केंद्र हैं जो इस मैप पे मैंने पूरे बना रखे हैं। ठीक है। इसको जरूर अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिए। तो ये भारत के अलग अलग जगहों पर स्टील प्लांट लगे हुए हैं। स्टील इंडस्ट्री बहुत प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है भारत के संदर्भ में, इस बात को आपको याद रखना है। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए फटाफट से, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक। तटीय क्षेत्र में हमारे 2 स्टील प्लांट लगे हुए हैं, एक आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम, दूसरा उड़ीसा गोपालपुर वाला स्टील प्लांट लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद जो भी मैं आपको पढ़ाया था अभी तक, मैंने बताया था कि कहां कहां से क्या मिलता है। ये देखिए कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर की सारी डिटेल और मैप यहां बना हुआ है। ठीक। उसके बाद आप देखेंगे तो टाटा आयरन स्टील कंपनी का ये मैप बना हुआ है, कहां से क्या मिलता है। चूना पत्थर डोलोमाइट उड़ीसा के वीर मित्रपुर से, मैंगनीज एवं कोमाइट सिंहभूमि क्षेत्र से, लौह अयस्क सिंहभूमि नोवामुंडी से मिलता है। टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को की बात हो रही है ना, टिस्को की बात हो रही है। फिर इसके अलावा आप देखें तो नेक्स्ट जो अपना अगला प्लांट लगा हुआ है भद्रावती कर्नाटक वाला है ना, यहाँ पर 1951 तक लकड़ी को जलाकर चारकोल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा था, बाद में भट्टियां भी लगा दी गई हैं। भद्रावती के बाद अगला जो प्लांट है हमारा, ये जो प्लांट लगा हुआ है इस राउरकेला उड़ीसा में, क्योंझर एवं सुंदरगढ़ से कोयले की आपूर्ति हो रही है। झारिया झारखंड से मैंगनीज की आपूर्ति क्योंझर से हो रही है। चूना पत्थर की आपूर्ति मैंने आपको बताया, वीर मित्रपुर से चूना पत्थर की आपूर्ति हो रही है। ठीक है। हीराकुंड परियोजना से केवल और केवल 16 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा राउरकेला वाला स्टील प्लांट। छत्तीसगढ़ में भिलाई में जो लगा हुआ है, ये रूस के सहयोग से 1959 में स्टैब्लिश किया गया था। लौह अयस्क दुर्ग छत्तीसगढ़ डल्ली राजहिरा से मिल रहा है। कोयला छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र से मिल रहा है। ठीक। मैंगनीज बालाघाट से मिल रहा है। बालाघाट भंडारा, यानी भंडारा कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। इन सब क्षेत्रों से डोलोमाइट मिल रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो ये है आपका दुर्गापुर वाला प्लांट, ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया, 1962 में लगाया गया। ये ईयर याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछ लिया जाता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो वेस्ट बंगाल में है ये कब लगा? 1962 में लगा। किसके सहयोग से लगा? सो ब्रिटेन के सहयोग से लगा। ठीक है। स्थानीयकरण पर रानीगंज झारिया कोयले की पेटी से यहां पर प्राप्त होता है। लौह अयस्क की प्राप्ति नोवामुंडी वाले क्षेत्र से हो रही है। ठीक है। चूना पत्थर की प्राप्ति वीर मित्रपुर से हो रही है। ठीक। बोकारो इस्पात संयंत्र रशिया के सहयोग से लगाया गया, दामोदर घाटी से कोयला मिल रहा है। लौह अयस्क की आपूर्ति जो क्योंझर क्षेत्र है उड़ीसा का, याद रखिएगा। अब बोकारो जो है, बोकारो है झारखंड में, और जो क्योंझर है वो झारखंड और उड़ीसा की ठीक सीमा पर है। क्योंझर जो क्षेत्र है, ठीक है ना, क्योंझर को, इसको जो है जहां पर ये जो क्योंझर है उसको बड़ा माजदा क्षेत्र कहते हैं, यानी झारखंड का सिंह भूमि और उड़ीसा का क्योंझर, ये जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे अधिक संपन्न क्षेत्र है ये। ठीक है। पूरे भारत में सबसे अधिक संपन्न क्षेत्र है, याद रखिएगा। बड़ा माजदा क्षेत्र किसके लिए? लौह अयस्क के लिए सबसे ज्यादा संपन्न क्षेत्र है बड़ा माजदा क्षेत्र। बड़ा माजदा में
याद रखिएगा क्योंझर उड़ीसा का क्षेत्र आ जाता है और साथ साथ में झारखंड का पश्चिमी सिंह भूमि वाला क्षेत्र भी आ जाता है। बड़ा माजदा क्षेत्र कहते हैं, बड़ा माजदा क्रम की चट्टानें भी मिलती हैं वहां पर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा सेलम, सेलम जो है तमिलनाडु में है। 1982 में चालू किया गया था। भारत का एक विशिष्ट कारखाना है जो स्टेनलेस स्टील बनाता है। स्टेनलेस स्टील, जंग रहित जो स्टील है वो उसको बनाता है ये स्टेनलेस स्टील। लौह अयस्क की प्राप्ति स्थानीय शेवराय की पहाड़ी यानी तमिलनाडु जो है वहां पर जावादी और शेवराय की पहाड़ी आपको पता है, वहां पर आप देखेंगे तो ये तमिलनाडु में शेवराय और जावादी की पहाड़ियां हैं। तो जावादी और शेवराय की पहाड़ियों से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। लिग्नाइट आधारित लौह इस्पात संयंत्र है, ठीक है, लिग्नाइट आधारित लौह इस्पात संयंत्र है जिसकी प्राप्ति लिग्नाइट यानी लिग्नाइट जो है पीट और लिग्नाइट थर्ड और फोर्थ ग्रेड का पीट और लिग्नाइट थर्ड और फोर्थ ग्रेड का कोयला है। तो तमिलनाडु में आपको बहुत अच्छा कोयला नहीं मिलता, तो लिग्नाइट में, तो लिग्नाइट आधारित लौह इस्पात संयंत्र है। इसकी प्राप्ति नेवेली क्षेत्र है तमिलनाडु में, वहां से हमें लिग्नाइट मिलता है, ठीक है। मैंगनीज और चूना पत्थर इसे स्थानीय स्तर पर वहां से भी प्राप्त हो जाता है। यह है सेलम, ठीक है ना। यह है शेवराय की पहाड़ियां, ठीक। स्टेनले वाटरफॉल कावेरी नदी पर है, आप सब जानते हैं, ठीक है ना। तो कावेरी नदी से जल की आपूर्ति भी इसको हो रही है। नेवेली क्षेत्र है, लिग्नाइट कोयला यहां से मिल जाता है। ये शेवराय की पहाड़ी है। इस शेवराय की पहाड़ी से ही तमिलनाडु में आपको सेलम वाले क्षेत्र प्लांट के लिए आपको मैग्नेटाइट, मैंने अभी बताया आपको कौन सा मैग्नेटाइट, मैं साइड में इसलिए खड़ा हूं ताकि आपको ये सब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या कुछ लिखना चाहें तो आप लिख पाए, ठीक है ना। विशाखापत्तनम वाला प्लांट भी बेलाडिला की खान से प्राप्त कर रहा है आयरन, ठीक है। खम्बम क्षेत्र से चूना पत्थर प्राप्त कर रहा है। ऐसे ही इसके अलावा आप देखोगे विजयनगर कर्नाटक में बेल्लारी जिले में तुंगभद्र जलाशय के पास हॉस्पेट नामक जगह, ठीक है, वहां पर है कर्नाटक में। और उसी हॉस्पेट और बाबा उदन की पहाड़ी वाले क्षेत्र से लौह अयस्क मिल रहा है। कानन घाटी मध्य प्रदेश सिंगरौली से इसको कोयला मिल रहा है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कानन घाटी है, सिंगरेनी क्षेत्र है, यहां से इसको क्या मिल रहा है, यहां से इसको कोयले की प्राप्ति हो रही है। जल एवं जल विद्युत की प्राप्ति तुंगभद्रा परियोजना से हो रही है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। डन, चलिए। तो इसी प्रकार से ढेर सारे प्लांट लगे हुए हैं। जिस बैच की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, यूपीपीसीएस एंड आरओएआरओ एमसीक्यू बैच। दोस्तों ये यूपीपीसीएस आरओएआरओ एमसीक्यू बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, ठीक है, जो ऑलरेडी 22 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। ओरिजिनल प्राइस तो 5500 है, लेकिन अभी अगर आप ऑफर के तहत इसको लेते हैं तो लगभग 1500 रुपए में आपको ये बैच अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। यूपीपीसीएस आरओएआरओ एमसीक्यू बैच विच इज लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच। इस सेल में आप लेते हैं, इस बैच में आपको जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है उन सब के एमसीक्यू के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन को एक अंतिम धार दी जाएगी, ठीक है। अदर इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। तो अदर इंडस्ट्रीज में जैसे एल्यूमिनियम उद्योग की बात कर लें तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वो है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट अगर होगा तो वहां पर एल्यूमिनियम उद्योग का अच्छे तरीके से विकास हो जाएगा। आप जैसे देखेंगे यहां पर, तो ये वाला जो क्षेत्र कहां पर है, तो ये देखो जैसे रेणुकूट है, रेणुकूट यूपी में ही, ठीक है, यहीं पर है हिंडाल्को, ठीक है ना, रेणुकूट। मूरी झारखंड, ठीक है, कोरबा छत्तीसगढ़, हीराकुंड, अंगुल, कोरापुट उड़ीसा वाले क्षेत्र में प्लांट। इधर आप देखोगे तो अलवाय केरल में प्लांट लगा हुआ है, बेलगांव कर्नाटक में प्लांट लगा हुआ है, कोयना इधर महाराष्ट्र में प्लांट लगा हुआ है, ठीक है ना। जेके नगर वेस्ट बंगाल में है, जेके नगर, बेलूर वेस्ट बंगाल में है। ये सब क्या है, एल्यूमिनियम के प्लांट लगे हुए। तो एल्यूमिनियम के लिए क्या चाहिए हमको, एल्यूमिनियम के लिए सस्ता विद्युत उपलब्ध होना चाहिए। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना जेके नगर पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना जेके नगर वेस्ट बंगाल में लगाया गया था। फिर उसके बाद नए एल्यूमिनियम संयंत्र लगाए गए, उड़ीसा में लगाया गया। आप देखोगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 2 नए एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना हुई, एक हीराकुंड में हुई, उसके बाद रेणुकूट में हुई, तीसरा मैट्टूर तमिलनाडु में, चौथी योजना बेलगांव कर्नाटक में स्टील प्लांट, एल्यूमिनियम प्लांट लगाए गए। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी हिंडाल्को। हिंडाल्को कौन सा प्लांट मैनेज कर रहा है, कहां के प्लांट मैनेज कर रहा है हिंडाल्को, तो इसका कारखाना कहां है, हिंडाल्को के कारखाने कहां है, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। इस कारखाने को बॉक्साइट झारखंड के रांची, पलामू एवं लोहरदग्गा के खानों से प्राप्त होता है। मेनली बॉक्साइट ही चाहिए एल्यूमिनियम के लिए,
रेणुकूट के कारखाने को सस्ती बिजली रिहंद जल विद्युत परियोजना है, ये यहीं पर आपको सोन नदी है, ठीक है, सोन की सहायक नदी है रिहंद, उसी रिहंद से जो है आपको जल विद्युत प्राप्त हो रही है, सस्ती बिजली वहां से मिल जा रही है। आइए अब दूसरा अगर आप देखोगे तो इंडाल्को, ये क्या है, वो था हिंडाल्को, हिंडाल्को का संयंत्र रेणुकूट में है, लेकिन इंडाल्को के 4-5 संयंत्र हैं। तो इंडाल्को के जो 5 संयंत्र है वो कहां कहां पर है, मुरी झारखंड में है, बॉक्साइट यहां इसको लोहरदग्गा से मिल जाता है, कोयला दामोदर घाटी क्षेत्र से मिल जाता है। यहां से होता क्या है, जो मुरी वाला प्लांट है, यहां बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाया जाता है, पहले बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाया जाता है। अलवाय केरल में है, यहां मुरी से एल्यूमिनियम मंगाकर, मुरी में यहां से क्या मंगाते हैं हम, एल्यूमिना मंगाते हैं, एल्यूमिना मंगाकर एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। जल विद्युत परियोजना से जो है इसको जल की आपूर्ति होती है। बेल्लूर वेस्ट बंगाल में है, याद रखिएगा बेल्लूर है, बेल्लूर अगर है, बेलानूर अलग है, ये बेलूर है, ये पश्चिम बंगाल में है। बेलूर मठ का नाम भी सुना होगा आपने, ठीक है। तो यह अलवाय से एल्यूमिनियम पिंड लाकर उसे चादर यानी एल्यूमिनियम की शीट्स यहां पर बनती है, ठीक है ना। हीराकुंड उड़ीसा में है, मूरी से यहां पर भी एल्यूमिना मंगाकर एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। तो एल्यूमिना यहां बन रहा है मूरी वाले प्लांट में, और इस मूरी वाले प्लांट को बॉक्साइट मिल रहा है लोहरदग्गा से, कोयला दामोदर नदी घाटी से प्राप्त किया जा रहा है, बॉक्साइट से एल्यूमिना यहां पर बनाकर तैयार किया जा रहा है, ठीक। बेलगांव वाला प्लांट कर्नाटक में है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, तो हिंडाल्को के पास कौन सा प्लांट था, रेणुकूट वाला, ठीक। इंडाल्को के पास कौन सा प्लांट था, इंडाल्को के पास मूरी में है, अलवाय यानी केरल में है, बेलूर पश्चिम बंगाल वाला, हीराकुंड उड़ीसा वाला और बेलगांव कर्नाटक। ये सारे के सारे प्लांट जो संयंत्र हैं ये किस कंपनी के हैं, तो ये हैं इंडाल्को के। हिंडाल्को का एक ही संयंत्र है, वो है रेणुकूट उत्तर प्रदेश। और इसके बाद आप देखोगे तो बाल्को के पास 2 प्लांट हैं, एक है कोरबा छत्तीसगढ़ में, बॉक्साइट अमरकंटक की पहाड़ी जो है, कहां पर है अमरकंटक की पहाड़ी, तो जो सतपुड़ा रेंज है उस सतपुड़ा रेंज का जो पूर्वी हिस्सा है मैकाल, उसी मैकाल पर ही है अमरकंटक की पहाड़ी, उसी अमरकंटक की पहाड़ी से इसको यहां पर बॉक्साइट मिल रहा है। विद्युत एनटीपीसी प्लांट लगा हुआ है स्थानीय संयंत्र से प्राप्त। बाल्को के विनिवेश के बाद इसके 51% शेयर वेदांता की सहायक कंपनी सेसा स्टरलाइट लिमिटेड के द्वारा खरीद लिए गए थे। 49% शेयर भारत सरकार के पास है। फिर से सुनिए, यानी बाल्को जो है, बाल्को में डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार जब अपनी अधिग्रहण को कम कर दे या अन्य निजी क्षेत्र की कंपनी को बेच दे, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, विनिवेश। तो बाल्को में सरकार ने विनिवेश किया है, और विनिवेश किया है तो किसी निजी क्षेत्र की कंपनी ने खरीदा होगा। तो वेदांता नाम की एक कंपनी है, ध्यान रखिएगा, और उस वेदांता नाम की एक सहायक कंपनी है सेसा स्टरलाइट लिमिटेड के द्वारा खरीद लिया गया। यानी भारत सरकार के पास बाल्को के केवल अब 49% शेयर हैं। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे उसमें सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिप्रेजेंटेशन किसका ज्यादा होगा, निजी क्षेत्र का। कोयना महाराष्ट्र, बॉक्साइट महाराष्ट्र से प्राप्त होता है, जल विद्युत की प्राप्ति कोयना से होती है। इसके बाद आप देखोगे तो मद्रास में है माल्को, ठीक है, माल्को तमिलनाडु में, यहां बॉक्साइट शेवरॉय की पहाड़ी से बॉक्साइट मिल रहा है, ठीक है। जल विद्युत मेट्टूर परियोजना, आपको पता है कि भाई साहब ये कावेरी नदी पर मेट्टूर डैम बना हुआ है, उसी से जल विद्युत। नाउ नेक्स्ट, नाल्को के पास 2 प्लांट हैं, एक दामनजोरी उड़ीसा, दामनजोरी उड़ीसा, ठीक है, यहां बॉक्साइट। पंचमपल्ली खान कोरापुट से ही प्राप्त होता है। अंगुल ढेन कनाल क्षेत्र है, यह है ढेन कनाल, ठीक है, ढेन कनाल क्षेत्र उड़ीसा में। तो दामनजोरी और अंगुल दोनों ही प्लांट आपके उड़ीसा में हैं, विच इज मैनेज्ड बाय नाल्को। नाल्को, तो सबसे पहले क्या था, हिंडाल्को रेणुकूट, हिंडाल्को के बाद इंडाल्को, ठीक है, हिंडाल्को के बाद क्या था, इंडाल्को। और इंडाल्को के 5 संयंत्र है, मुरी में है, अलवाय में है, बेलूर वेस्ट बंगाल में है, और बेलगाम और हीराकुंड, ये 5 प्लांट है किसके पास, इंडाल्को के पास। उसके बाद आप देखोगे 2 प्लांट है बाल्को के पास, दोनों ही उड़ीसा में, एक छत्तीसगढ़ एक उड़ीसा में है। उसके बाद माल्को के पास है एक प्लांट मद्रास वाला। नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, दामनजोरी और ढेन कनाल उड़ीसा। आई होप ये आपको प्लांट पता होने चाहिए, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्लांट है। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें अगर, तो सीमेंट उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग है, ठीक है। कोयला चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, जिप्सम चाहिए, ये सब चाहिए। आधार सीमेंट उद्योग भी क्या है, एक आधारभूत उद्योग है। चूंकि आधारभूत उद्योग है क्योंकि सीमेंट का उपयोग अन्य जो अदर इंडस्ट्रीज हैं, उन अदर इंडस्ट्रीज में सीमेंट का उपयोग किया जाता है। स्पेसिफिकली जो अवसंरचना निर्माण उद्योग है, उन सभी अवसंरचना निर्माण उद्योग में सीमेंट इंडस्ट्री का, सीमेंट का यूज किया जाता है, इसलिए सीमेंट एक आधारभूत उद्योग है ना।
कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम इसके प्रमुख कच्चे माल हैं। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के पर्याप्त संचित भंडार हैं, इसलिए उस उद्योग का अधिक यहां पर विकास हुआ है। चूना पत्थर के अलावा सीमेंट और किससे बनता है? तो भाई साहब जो ओशनिक स्लज है उससे भी बनता है, समुद्री जीवों के जो खोल है उससे भी बनता है, ओशनिक स्लज से बनता है। सर ओशनिक स्लज के अलावा और किससे बनता है? उसके अलावा जो आपका जो रासायनिक उर्वरक उद्योग है, उस रासायनिक उर्वरक उद्योगों के अपशिष्ट से भी सीमेंट बनता है, ठीक है ना। तो समुद्री जीवों के कवच यानी सी शेल्स, रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त होने वाला जो अवशेष है उससे ही बनता है, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग का जो अपशिष्ट निकलता है, जो स्लैग्स निकलता है, उसका भी कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो कोयला चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, जिप्सम चाहिए, सिलिका चाहिए, रासायनिक उर्वरकों का अपशिष्ट। अब रासायनिक उर्वरकों के अपशिष्ट से का प्रयोग करके, रासायनिक उर्वरकों के अपशिष्ट का प्रयोग करके जो प्लांट लगा हुआ है वो लगा हुआ है झारखंड। झारखंड में जगह है सिंदरी, धनबाद में, ठीक है। सिंदरी उर्वरक कारखाना जो उर्वरकों का अपशिष्ट का इस्तेमाल करके, उर्वरकों के अपशिष्ट का इस्तेमाल करके सीमेंट बनाता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। समुद्री कवच भी कच्चा माल है, हालांकि उसमें भी CO3 का कंटेंट होता है। तो सी शेल का इस्तेमाल करके जहां पर सीमेंट बनती है वो द्वारका, पोरबंदर और तिरुवनंतपुरम। क्योंकि द्वारका, पोरबंदर और तिरुवनंतपुरम में चूना पत्थर तो है नहीं, लेकिन फिर भी स्टील प्लांट, फिर भी सीमेंट प्लांट लगा हुआ है। हाउ? तो सीमेंट प्लांट इसलिए लग पाया वहां पर क्योंकि वहां पर सीमेंट बन रही है सी शेल से। सिंदरी में जो सीमेंट प्लांट लगा हुआ है इसमें भी चूने पत्थर का प्रयोग नहीं हो रहा है। केमिकल इंडस्ट्री से, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से निकलने वाला जो अपशिष्ट है ना, उससे जो है यहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक, याद रखिएगा। और बाकी चूना पत्थर तो विंध्याचल क्रम की चट्टानों में मिलती है। एमपी है, राजस्थान, यूपी, उड़ीसा, तेलंगाना, यहां पर ढेर सारे सीमेंट के प्लांट ऑलरेडी स्टैब्लिश हो रखे हैं। तो मेन जो की रॉ मटेरियल है सीमेंट के लिए वो है चूना पत्थर, याद रखिएगा, ठीक। तो स्लैग के आधारित झींकपानी, चाईबासा, झारखंड, भद्रावती, राउरकेला, अलग अलग जगहों पर ये प्लांट लगे। चूना पत्थर की उपलब्धता कारण एमपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक आदि राज्यों में इसका केंद्रीकरण ज्यादा हुआ है। जहां जहां पर विंध्याचल क्रम की चट्टानें होंगी वहां वहां ये है प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य, ठीक है। ये लिस्ट आप याद रखिएगा। कर्नाटक में कहाँ है, तमिलनाडु में कहाँ है, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एमपी। आपने जैसे सतना सीमेंट है, मैहर सीमेंट है, इसका नाम सुना होगा, एसीसी सीमेंट का नाम आपने सुना होगा। ये सब यहीं मध्य प्रदेश वाले रीजन में लगी हुई है, ठीक है ना। तो उसके बाद कुछ कुछ छोटे छोटे उद्योग और हैं जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो प्रमुख उद्योग है उन सारे प्रमुख उद्योगों पर मैंने चर्चा कर ली है, ठीक। मेनली जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सीमेंट इंडस्ट्री से, है ना, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से, आयरन इंडस्ट्री से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, क्लियर। चलिए तो इस क्लास को मैं अब करता हूँ यहाँ पर समाप्त। ऑलरेडी आपको पता है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर है, इसका लाभ उठाइए, दिवाली धूमधाम से सेलिब्रेट कीजिए। ऑलरेडी कर ही रहे होंगे आप लोग, कई लोगों ने 30 को दिवाली सेलिब्रेट कर ली है, कुछ लोग 31 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप सेलिब्रेट करें पूरी खुशी के साथ, धूमधाम के साथ सेलिब्रेट कीजिए, ठीक। इस त्यौहार को एंजॉय कीजिए। विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।